हेलो दोस्तों, सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल पर आप सभी लोग को स्वागत है। आज ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। इसका टॉपिक का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। पहला घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। जैसा कि आप जानते हैं 3.2 में देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटा का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। जिस तरह से बुक में दिया हुआ है, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया विषुवत रेखा, ये हो गया इधर से अक्ष। इसी को कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। ये जो हो गया क्या हो गया? प्रदीप्ति वृत्त हो गया। अब ये है, जब ये वाला पे आएंगे तो ये पृथ्वी हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया 23.5 डिग्री दक्षिणी में, ये कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री उत्तर में, और ये एक ऐसे अक्ष डाला हुआ है। पृथ्वी का कक्षीय समतल है। ये कक्षीय समतल है जो यहाँ से यहाँ, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव और यहाँ दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया उत्तरी ध्रुव। यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, और यहाँ से यहाँ 23.5 डिग्री का। चलिए, अब ये जो बॉक्स में दिया हुआ है ये वो वाला भी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में NCERT से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछता है। इसलिए हम एक लाइन भी नहीं चाहेंगे कि कुछ हम छोड़ दें। हम लाइन बाय लाइन बुक पढ़ेंगे, और इससे क्वेश्चन जहाँ इम्पोर्टेंट रहेगा वो याद करना है। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, ज़रूर याद होगा। यहाँ देखा गया है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इस तरह से बताया था, ये लिखा हुआ है। पृथ्वी की गतियाँ, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? क्वेश्चन उठाएगा। जैसे NCERT में देखा जाए तो कुछ भी एक्स्ट्रा बताने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारा चीज़ बुक पढ़ने से, लाइन बाय लाइन पढ़ने से सब कुछ मिल जाता है। इसलिए एक्स्ट्रा चीज़ हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और जो ज़रूरी है वो ख़त्म होगा कि नहीं, इसलिए हम कुछ भी आलतू फालतू बात नहीं बोलेंगे। बस जो बुक में लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसी चीज़ को याद कीजिए। 1 बार सुनिए, 2 बार सुनिए, याद होगा और क्वेश्चन बनेगा। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष यानी 365 दिन का मनाते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें क्या करते हैं? नहीं जोड़ते हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है।
जैसे देखा जाए कि ये बीच में क्या है, सूरज है। सूरज से ऊपर में भी ये पृथ्वी है, अवस्थित नहीं बताया गया। इधर भी ये पृथ्वी है, इधर देखा जाए तो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब देखा जाए ये बसंत ऋतु, बसंत ऋतु कब होता है, या विषुव इसी को कहा गया है। तो 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। अब जैसे देखा जाए तो यहाँ आते हैं तो ये क्या होगा कि उत्तरी ध्रुव यहाँ है और दक्षिणी ध्रुव यहाँ है। मतलब कहा जाए कि उत्तरी ध्रुव झुका हुआ है। इसी जगह पर शरद ऋतु, यहाँ भी होता है शरद ऋतु। यहाँ विषुव है, बसंत ऋतु यहाँ भी है, लेकिन 23 सितंबर को। तब पूछता है कि वसंत ऋतु यानी विषुव ऋतु कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये क्वेश्चन पूछता है। अब आगे है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, तो उत्तरी अयंतनाथ, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कब होता है, 21 जून को। क्योंकि 21 जून में सूर्य एकदम सीधा पड़ता है उत्तर की तरफ, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, शीत ऋतु, क्योंकि ठंडी पड़ता है उस समय। तो पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कब, तो 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु कब, तो 21 जून को। इस तरह से अब रहा। अब देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु कब होगा, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु। और फिर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कब होगा, तो 22 दिसंबर को। इसलिए क्योंकि देखिए 22 दिसंबर में हम लोग की तरफ क्या होता है, ठंडी। तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु नहीं होगा। अब ये पृथ्वी है, मान लो कि ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी के बीचे बीच ऐसे कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। इधर ये हो गया, सॉरी, पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा है, यानी 0 डिग्री का। सॉरी, जो भी हमसे गलती कुछ बोला गया उसके लिए सॉरी। तो इधर हो गया विषुवत उत्तरी गोलार्ध, इधर हो गया दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु कब होगा, 22 दिसंबर के, क्योंकि दिसंबर में इधर क्या होता है, ठंडी रहता है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दिसंबर में गर्मी रहता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, 22 दिसंबर को ग्रीष्म ऋतु रहता है। चलिए अब आगे, हाँ आगे देखना है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के 6 बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगे अगला लीप वर्ष कब होगा, तो जानते हैं कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। ये पूछता है कि पृथ्वी कैसा, मतलब कि कौन सा पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर। बहुत बार पूछता है। ध्यान दें, पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। चलें अब आगे देखें, ये क्या है। जून को उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। इसके परिणाम से इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक पड़ती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछे पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। जैसे देखा जाए कि 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयंतनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी अयंतनाथ।
22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था की दक्षिणी अयननाद कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती है, क्योंकि जब ऐसे था पृथ्वी तो यहाँ सूर्य है, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सीधे पड़ रहा था। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, विषुव कहा जाता है। विषुव। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण के कारण दिन तथा रात एवं ऋतुओं में परिवर्तन होता है। मतलब यहाँ दोनों से एक ही बार लिख दिया। कहा कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, तो दिन एवं रात होता है। लेकिन जैसे पूछे कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है, तो ऋतु में परिवर्तन होता है। ऋतु में परिवर्तन होता है। चलिए ख़त्म हो गया। अब नीचे दिया हुआ है अभ्यास, ये कोई अलग वीडियो से बनाएंगे कि सब चैप्टर का एक जगह क्वेश्चन आंसर कर देंगे, तो उससे ठीक होगा। हमसे जो भी कुछ गलती बुलाया है उसके लिए माफ़ी। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएं और देखें। और एक बार देखें, 2 बार देखें, बार बार देखें ताकि याद होगा। और इससे बहुत इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी बुक। जहाँ कहीं भी जो भी एग्ज़ाम में बैठना है तो एनसीईआरटी बुक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन देता है।